हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वान को देखते हैं, जो अभी अभी जेल से निकल रही थी। असल में 3 साल पहले उसके डैड और उसके स्टेप मॉम ने उसे फ्रेम करके जेल में डलवा दिया था और आज ही वो जेल से बाहर आई है। तभी वहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आता है। वो उसके साथ जा रही थी, तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि आज उसके डैड का बर्थडे है और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा पार्टी रखा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि आज ही के दिन इतने अच्छी चीजें होने वाली है, और वो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए असिस्टेंट को पार्टी में ले जाने के लिए कहती है। वहीं हम बर्थडे पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर मॉम डैड को देखकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग उनकी बुराई कर रहे थे कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी वाइफ के डेथ के कुछ ही दिन बाद ही अपने मिस्ट्रेस को ले आया घर में और अपनी ही बेटी को फ्रेम करके जेल में डलवा दिया और अपनी एक्स वाइफ की प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहता है। ये सुनते ही स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो कहकर उन्हें चुप करा देती है। इसकी वजह से डैड का भी मूड खराब हो गया था, तो वो उन्हें जाकर चेयरअप करने लगती है कि ये सब छोड़ो, इनकी नॉनसेंस बातें मत सुनो, बस ये सोचो कि कल हम बैंक जाकर सेफ में से स्टाम्प निकाल लेंगे और नाइट मार्केट में सेल कर देंगे, इसलिए तो हम तुम्हारा बर्थडे पार्टी एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर उसका भी मूड ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, तो डैड पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो वो बताते हैं कि हमारे एल्डेस्ट लेडी ने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। वो पूछ ही रहा था कि कौन है तुम्हारी एल्डेस्ट लेडी, पर मॉम कहने लगती है तुम देख नहीं रही हो कि कपड़ों से ही ये लोग रिच लग रहे हैं, तो इसकी एल्डेस्ट लेडी भी रिच ही होगी। और गिफ्ट पाने के चक्कर में कहती है कि क्या गिफ्ट लेकर आए हो, अब दे भी दो। अभी वो लोग अपना ऊपर का शर्ट निकाल देते हैं और अंदर उन्होंने फ्यूनल वाले कपड़े पहने थे और वो फ्यूनल वाले ट्यून बजाने लगते हैं। ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये तो इनके लिए बेड लक हो गया, ऐसे अच्छे दिन में ऐसा कौन करता है। स्टेप मम्मी गुस्सा करने लगती है ये सब क्या कर रहे हो, बंद करो ये सब, और पूछती है कि बताओ तुम्हारी एल्डेस्ट लेडी कौन है। तभी वहाँ पर वान आती है और कहती है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम लोगों को। उसे देखकर स्टेप मॉम सोचती है ये अभी तक मरी नहीं है। वो कहती है आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि जेल में इतना टॉर्चर होने के बाद मैं मर कैसे नहीं गई, पर सॉरी तुम लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस आ गई हूँ। मेरी मॉम मेरे लिए जो कुछ भी छोड़कर गई थी मैं वो वापस लेकर रहूंगी और तुम लोगों को हेल में भेजूंगी कहकर उन पर फ्यूनल वाली चीजें फेंकने लगती है। इससे डैड गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब तुम क्या कर रही हो, अच्छा होता कि मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करता। वो कहती है ये सब तो स्टार्टिंग है, बस वेट करो और देखोगी क्या क्या होता है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और फिर गेस्ट कहने लगते हैं ये सब तो बहुत अनलकी हुआ है, इनकी वजह से हमें भी ये सब झेलना पड़ रहा है कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वन पार्टी से बाहर आ जाती है तो असिस्टेंट उसकी तारीफ कर रहा था तुमने तो उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे लिए एक मैन ढूंढो। असल में उसे बहुत टाइम पहले एक टाइप का पॉइजन दिया गया था जो हर 15 दिन में उस पर असर होता है। असिस्टेंट कहता है मैं तो भूल ही गया था कि आज वो दिन है, पास में ही एक होटल है, हम वहाँ चलते हैं, आप अपने लिए एक मैन चुन लेना। और वो उसे लेकर जा रहा था, तभी रास्ते पर एक गाड़ी में हमारा मेल लीड जीवन था, जिसे उसका असिस्टेंट बता रहा था कि ओल्ड लेडी ने आपको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है, पर उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और कहता है मुझे ये वाइफ सिलेक्शन गेम बहुत ही बोरिंग लगता है कि ओल्ड लेडी के पास बहुत टाइम है। तभी वान अपने गाड़ी से उतरकर उसके पास जाने लगती है। वो भी उसे आते हुए देख लेता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता है। वो आकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक ट्रांजेक्शन करना है। तो वो पूछता है कि क्या ट्रांजेक्शन है। वो बताती है कि तुम मुझे सर्व करो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ऐसा कहकर उसे किस करने लगती है। वो भी उसे नहीं रोक रहा था। ये सब असिस्टेंट देखकर शॉक्ड हो रही थी कि यंग मास्टर तो इतनी जल्दी किसी लड़की के क्लोज नहीं आते, तो फिर आज उन्हें क्या हो गया। जीवन बीच में पूछता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, पर वो कहती है कि तुमसे होगा या नहीं बता दो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगी कहकर जा रही थी, पर वो उसे रोककर किस करने लगता है और असिस्टेंट को भी बाहर भेज देता है। वो बाहर आने के बाद वान के असिस्टेंट से कहता है तुम्हारी मैडम तो बहुत ही बोल्ड है, पर वो कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं होने वाला, मैं पास की होटल में रूम बुक कर लेता हूँ। नेक्स्ट दिन में वो दोनों होटल में थे। काम खत्म होने के बाद वान कहती है कल रात की सर्विस तुम्हारी अच्छी थी, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड कहकर बहुत सारे पैसे देती है। और फिर वो जा रही थी तो वो रुकते हुए कहता है तुम कितने रूटलेस हो, अपना काम खत्म होते ही जा रही हो, कम से कम अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे दो। पर वो मना कर रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीवन कहता है क्या होगा अगर तुम्हें मेरी फिर से जरूरत पड़ गई तो, और वैसे भी कल की सर्विस तो तुम्हें अच्छी लगी थी। तो वो भी कहती है तुम सही कह रहे हो, और अपना लिपस्टिक निकाल कर कुछ इस तरीके से अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और कहती है तुम मुझसे हर 15 दिन के बाद मिलने आना, और प्राइस हर बार आज जितना था उतना ही होगा, अगर तुम इससे एग्री हो गए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना कहकर चली जाती है। और उसने कॉन्टेक्ट नंबर भी अपना नहीं बल्कि असिस्टेंट का दिया था। ये सब देखकर जियान सोच रहा था कि ये तो मुझे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 क्राउड एलायंस का यंग मास्टर ऐसे मेल मॉडल की तरह सेल हो जाएगा, पर फाइनली मैं कितने दिनों के बाद इससे मिल ही गया। वही वान अपने लव वर्ड्स को ऐसे दिखा दिखा कर जा रही थी, तो एक लड़का उसे छेड़ने के लिए आता है, पर वो खुद ही उसे हैंडल कर लेती है। अभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो भी उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और बताता है कि उसके मॉम डैड आज बैंक जाकर लॉकर से वो स्टाम्प निकालने वाले हैं, तो
हमें जाकर जल्दी से उन्हें रोकना होगा। तो वो पूछती है क्या उस लॉकर का चाबी तुम्हारे पास है? वो हैरान होकर कहता है क्या आपके पास भी नहीं है? लगता है कि ये फैमिली ने उस लेडी के भरोसे छोड़ा है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने बैंक लॉकर से उस स्टाम्प को निकाल लिया था। स्टेप मॉम तो खुश हो रही थी कि फाइनली हमने इसे निकाल लिया। तो डैड कहते हैं चलो जल्दी से हम इसके बायर से मिल लेते हैं, तो ये एक झंझट खत्म हो जाएगा। उन दोनों को जाते हुए वान और असिस्टेंट देख रहे थे और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वान कहती है कि उनके गाड़ी से हिट कर दो। पहले तो वो शॉक्ड होता है और फिर वान ने जैसा कहा था वैसा कर देता है। इससे उन दोनों को थोड़ा चोट लग जाता है। तभी वान जाकर उनसे वो स्टाम्प छीन लेती है। तो स्टेप मॉम गुस्सा कर रही थी कि तुम अपने ही डैड को कैसे हिट कर सकती हो, तुम कैसी डॉटर हो। असिस्टेंट बताता है कि मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। पर वान मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों के लिए पब्लिक रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इन लोगों के लिए एक लग्जरी कार अरेंज किया है। ऐसा कहकर वो उन लोगों को एक फ्यूनरल गाड़ी में बिठाकर भेज देती है, जिससे वो दोनों पूरे रास्ते डरते हुए जाते हैं। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत ही लग्जरी कार था। और फिर जैसे ही वान घर जाती है तो वहाँ के लाइट ऑन नहीं हो रहा था और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है, इसलिए वो एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही हिट करने वाली थी वो देखती है कि वहाँ पर जियान है। वो उसे यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि ये घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसीलिए कुछ चीजें खराब हो गया था तो मैंने फिक्स कर दिया। ऐसा कहकर लाइट ऑन कर देता है। तो पूछती है मैंने तो बस तुम्हें असिस्टेंट का नंबर दिया था कांटेक्ट करने के लिए, पर अपने फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था, तो तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि आजकल सबका इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, तो किसी के एड्रेस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। मान थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में कहाँ से पता चला, पर अभी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, 15 दिन के बाद आना, कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर जियान कहता है कि तुम कितने रूटलेस हो, बस तुम मुझे एक टूल की तरह ट्रीट कर रही हो। तो कहती है क्या तुम नहीं हो। पहले तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर कहता है हाँ हूँ, पर अभी रिसेंटली मेरी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। लास्ट नाइट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था ना, इसलिए। तो क्या थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ रख सकती हो? अगर तुम चाहो तो मैं एवरी नाइट तुम्हारे लिए हार्ड वर्क कर सकता हूँ। तुम मेरी रेगुलर कस्टमर होगी तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। वो कहती है तुम हो तो स्ट्रॉन्ग, पर अभी मुझे एक नैनी की जरूरत है और सैलरी 10,000 होगा, अगर तुम चाहे तो रुक सकते हो। वो तो सॉफ्ट ही हो जाता है कि क्या नैनी। वही दूसरी साइड वो दोनों जैसे तैसे करके घर पहुंच जाते हैं। स्टेप मॉम तो वान पर गुस्सा कर रही थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे। तो डैड कहते हैं भले ही उसने हमसे वो स्टैम्प छीन लिया, पर हम उससे वापस ले आएंगे। और फिर वो किसी को फोन करके कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। वही वान भी उस स्टैम्प को सेफली अपने लॉकर में रख देती है और उसकी मॉम की फोटो देख रही थी। तभी उसके असिस्टेंट फोन करके बताता है कि तुमने जैसा ऑर्डर दिया था मैंने वैसे ही तुम्हारे पूरे घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया है, अगर उसे कोई ब्रेक करके अंदर आएगा तो अलार्म बज जाएगा। अन कहती है मैंने तुम्हें नाइट मार्केट के शेयर होल्डर्स को ढूंढने के लिए भी कहा था, तो उन्हें ढूंढते रहो। और फिर वो फोन रख कर सोने चली जाती है। वही जान नैनी की तरह ड्रेसअप होकर घर का काम कर रहा था, मतलब कि वो इस बात के लिए मान गया था। ये सब देखकर तो असिस्टेंट पागल हो रहा था कि आप इतने रिच हो फिर भी ये सब काम क्यों कर रहे हो। इंटरनेशनल गैंग्स भी आपके मूड के हिसाब से चलता है, वर्ल्ड के 50% प्रॉपर्टी तो आप ही के पास होगा, फिर भी आप एक वुमेन की बेबी सिटिंग क्यों कर रहे हो जो अभी अभी जेल से बाहर निकली है। वो कहता है कि अभी वो मेरे फाइनेंशियल स्पॉन्सर है जिसने मुझे बहुत पैसे खर्च करके बाय कर लिया है। और ओल्ड लेडी को बता देना कि उन्हें मेरे मैरिज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद ही देख लूंगा। असिस्टेंट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप ये सब मत करिए, ऐसे कोई भी बहुत पैसे खर्च करके आपको बाय नहीं कर सकता, पर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। अभी असिस्टेंट कहता है आप अभी अभी क्या स्प्रे कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे लिंक्सी पाउडर का स्मेल है। वो बताता है कि तुमने सही गैस किया है, ये वही है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और पूरे वर्ल्ड में 100 ग्राम से भी कम का है और इसका 1 ग्राम का प्राइस इतना है कि आप एक आइलैंड भी खरीद सकते हो। आप इसे ऐसे ही स्प्रे कैसे कर सकते हो, और वैसे भी आपके ड्रग को ये डिटॉक्सिफाई भी तो करता था, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, जाओ जाकर वर्ल्ड में और बाकी जितने भी लिंक्सी पाउडर हैं उन सबको बाय कर लो, मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे। असिस्टेंट कहता है ये कोई कैबेज नहीं है जो मैं मार्केट से जाकर ले आऊंगा, ये एक स्पेशल तरीका का पाउडर है। तभी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और वहाँ से गुंडे निकलते हैं जिनके हाथों में नाइफ था। उन लोगों को आते हुए वो दोनों भी देख रहे थे, समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर चान घर के बाहर आ जाता है और मस्त स्टाइल से वहाँ बैठ जाता है। वो गुंडे उन्हें कह रहे थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों को क्या लग रहा है कि तुम दोनों हमसे डील कर पाओगे? वो कहता है हम दोनों नहीं, बस ये अकेला तुम लोगों से डील करेगा। और फिर असिस्टेंट अकेले ही उन लोगों को मार गिराता है। जियान एक गुंडे से कहता है कि आवाज मत निकालना, मेरी स्पॉन्सर सो रही है, पर वो नहीं सुनता और चिल्ला रहा था। तो वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि मैंने कहा ना चुप रहो। वान को तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था और वो मजे से सो रही थी। और फिर वो गुंडे उससे माफी मांग रहे थे कि हमसे गलती हो गई। असिस्टेंट पूछता है कि इन लोगों से कैसे डील करना है, तो वो कहता है कि उनके हाथ काट दो और अपना हैंकी देते हुए कहता है कि इन लोगों के बॉस को दे देना। और
और फिर वो वान को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके हाथ में चोट का निशान है। तो सोचता है तुमने इतने सालों में बहुत सफर किया है ना, पर अब मैं तुम्हें सफर करने और नहीं दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वान उठती है तो सोचती है कि मैं रात भर इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। और फिर वो जल्दी से अपने रखे हुए सील को चेक करती है। सील वहीं पर ही था तो सोच रही थी कि मैं उन दोनों को जितना जानती हूँ वो ये सील पाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते। क्या कल रात कुछ नहीं हुआ था? वो ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पर जियान आता है ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने। तो वो पूछती है क्या तुमने कल रात कोई आवाज सुनी थी? पर वो कल रात की कोई बात नहीं बताता और बात को घुमा देता है कि तुम थंडर की बात कर रही हो क्या? मैंने तो नहीं सुना। तो वो भी उससे और कोई सवाल नहीं करती और उसे ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि मैं रेडियो करा रही हूँ। और फिर वो जैसे ही रेडियो कराती है तो उसे भी वहाँ का स्मेल अच्छा लग रहा था और उससे पूछती है कि तुमने क्या स्प्रे किया है? जियान बताता है कि ये घर बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए मैंने कोई मेडिसिन स्प्रे किया है जिससे तुम्हारे ओल्ड इंजरीज भी ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही वो खुद को कवर कर लेती है और फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और उसके लिए चेयर भी पुल करता है। वान कहती है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम एक अच्छे कुक होगे। तो कहता है ऐसे देखकर तो मुझे जज मत करो। और फिर वो टेस्ट करती है और कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और फिर पूछती है कि तुम लाइट भी ठीक कर लेते हो, खाना भी अच्छे से बना लेते हो और तुमने मेरे घर का एड्रेस भी निकलवा लिया। असल में तुम हो कौन? तो वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम जियान है। ये नाम सुनकर उसे थोड़ा फेमिलियर लग रहा था पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना है। और फिर जियान उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है तो वो भी कर लेती है। वान कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, कहकर जा रही थी। तो वो कहता है जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना कर रखूंगा। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तभी वो देखती है कि एंट्रेंस पर ब्लड गिरा है और मेड्स आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात को किसी ने यहाँ पर चिकन मारा हो। ये सब देखकर उसे जान पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट उसे लेने के लिए आ जाता है। असल में वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जा रही थी, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। और फिर वन असिस्टेंट से जियान के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। दूसरी साइड स्टेप मॉम और डैड के पास वही गुंडों का बॉस जाता है जिसे उन्होंने सील लाने का काम दिया था। और जैसे ही वो बताता है कि काम नहीं हुआ तो स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों का इतना बड़ा नाम है फिर भी तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ, तुम लोगों को अपना धंधा बंद कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि आज मैं तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि मुझे तुम लोगों का और कोई काम नहीं करना और ना ही कोई और तुम लोगों का काम करेगा। ऐसा कहकर जा रहा था तो डैड पूछते हैं कि अच्छे से तो बता कर जाओ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम मेरे पुराने कस्टमर हो इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो या करने वाले हो वो सब बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने हेल के किंग को ऑफेंड कर दिया है, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो वान तो अभी जेल से बाहर निकली है, वो इतनी कैपेबल कैसे हो सकती है और हमें कुछ भी करके वो सील तो वापस हासिल करना ही होगा। स्टेप मॉम कहती है आज तो उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना, तो हम भी वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर वो कुछ प्लान करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वान अपने मॉम के ग्रेव के पास गई थी और उनसे बात कर रही थी कि आपने ये ग्रुप को बनाया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों को बहुत जल्द कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। और जैसे ही जाने वाली थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आती है और बताती है कि मुझे पता था तुम यहाँ आज जरूर आओगी, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे मॉम के ग्रेव के फोटो में पॉइजन लगा दिया था। अब ये पॉइजन धीरे धीरे तुम्हारे हार्ट तक पहुँच जाएगी और फिर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इसका एंटीडोट मेरे पास है, अगर तुम एंटीडोट पाना चाहती हो तो मुझे वो सील वापस दे दो। पर वान मना कर देती है कि वो मेरी मॉम का है और मैं वो किसी को नहीं दूंगी। असिस्टेंट वो एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। स्टेप मॉम कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे मरने तक का वेट कर लेती हूँ, उसके बाद तो वो सील मेरे पास आ ही जाएगा, अभी नहीं तो बाद में ही सही। और उसके मॉम से कह रही थी कि तुम्हारी डॉटर बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली है, फिर दोनों साथ साथ रहना। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या अभी अभी जो आपने कहा वो सच है, आपने मिस वान को पॉइजन दिया है, क्या इस बारे में आपके हस्बैंड को पता है, उन्होंने इसके लिए आपको अलाउ कर दिया। ये सब देखकर स्टेप मॉम समझ जाती है कि वान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, उस पर कोई पॉइजन का इफेक्ट नहीं हुआ है बल्कि उसने पहले से ये सब कुछ अरेंज किया था। तो वो कहती है मुझे पता था कि तुम लोग मेरे मॉम के डेथ एनिवर्सरी का जरूर एडवांटेज उठाओगे, इसलिए मैंने पहले से ही हाथों में ग्लव्स लगा लिया था। अभी अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया है, अब पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा तुमने क्या करने की कोशिश की थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रिपोर्टर्स ने स्टेप मॉम को घेर लिया था तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। असिस्टेंट वान की तारीफ कर रहा था कि मिस आपने तो कमाल कर दिया। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो कहता है कि आपको पॉइजन इफेक्ट हो रहा है। वान उसे धीरे बोलने के लिए कहती है असल में वो पॉइजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ग्लव्स लगाने के बाद भी इनहेल करने की वजह से उसे थोड़ा बहुत पॉइजन की इफेक्ट हो रहा था। वो एम्बुलेंस को फोन करने वाला था तभी वान बेहोश होने लगती है पर जियान वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वान उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और बेहोश हो जाती है और फिर वो असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे घर लेकर आता है। जियान का ब्लड थोड़ा स्पेशल है इसलिए वो पानी में मिलाकर उसे मेडिसिन की तरह पिला रहा था पर वो नहीं पी पा रही थी तो वो खुद मुंह में लेकर उसे जैसे तैसे पिला देती है। उसे पीते ही वान को होश आने लगता है और वो पूछती है कि ये क्या है, तो बताता है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिसिन है, इससे तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाएगा और कहता है कि चलो मैं
तुम्हारे बॉडी से पॉइजन को पूरी तरह से रिमूव करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बाथरूम में ले जा रहा था तो पूछती है कि तुम मुझे डिटॉक्सिफाई करने वाले थे ना, तो बाथरूम में क्यों ले जा रहे हो। वो बताता है कि तुम्हें 49 डेज के लिए लिंक्सी पाउडर के पानी में बाथ लेना होगा, तब जाकर तुम्हारे बॉडी से लव पॉइजन पूरी तरह से रिमूव हो पाएगा। अब खुद को अनड्रेस करके बात ले लो। ऐसा कहकर जा रहा था तो वो रोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं खुद को अनड्रेस कर सकती हूँ। और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो उसे अनड्रेस कराता है और बात लेने में हेल्प करता है। तो वान पूछती है ये काम तो करेगा ना। वो कहता है एक बार ट्राई करके देख लो। और फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठती है और जियान उसका बाहर वेट कर रहा था। वही डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने ये सब क्या किया, मैंने बस तुम्हें वो सिल वापस लेने के लिए कहा था, ये सब कुछ करने के लिए नहीं। अगर इस मैटर के बारे में सबको पता चल गया तो बिजनेस वर्ल्ड में मेरा क्या होगा। तो कहती है मुझे पता ही नहीं था कि वो वान इतनी चालाक होगी, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो ये सब कुछ कर सकती है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को भेजा है इस मैटर को हैंडल करने के लिए, ऐसा सब कुछ कर सकता है। अगर हम मीडिया वालों को दे देंगे तो वो इस मैटर को रिलीज नहीं करेंगे। वही वान जियान को देखे जा रही थी तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे कौन सा पॉइजन दिया गया है, तुम्हें ये भी पता है कि इसे रिमूव कैसे करते हैं, तो सच सच बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। जियान बताता है क्योंकि ये मेरे ही घर से निकला है और बताता है कि 40 इयर्स पहले मेरे ग्रैंडफादर ने इस लव पॉइजन को कल्टीवेट किया था। बाद में कुछ डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती है तो क्या स्टेप मॉम तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानती है। जियान बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो कहती है इसका मतलब मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। वो स्माइल करके कहता है कि मुझे पता है तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो अपने डैड और अपने स्टेप मॉम से रिवेंज लेने के लिए कर रही हो, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। वान कहती है क्या तुम उन दोनों को मार सकते हो, कार एक्सीडेंट करवा दो। नहीं नहीं, ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा, प्लेन क्रैश कैसा रहेगा, या फिर किसी दूर समुद्र में ले जाकर उन्हें मार दो। तो वो भी मान जाता है कि मेरे स्पॉन्सर ने जैसा ऑर्डर किया है वैसा ही होगा। वो दोनों कल तक नहीं बच पाएंगे कहकर किसी को फोन कर रहा था, तभी वान उसे रोक देती है। तो वो कहता है क्या हुआ, तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है क्या। वान कहती है अभी उनके मरने का टाइम नहीं आया है, पहले मुझे उनको नाइटमेयर के सेट बाहर निकलवाना है। तो वो कहता है ठीक है, जब तक तुम चाहती हो तब तक वो लोग जिंदा रहेंगे। फिर वान पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो, तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें यंग मास्टर बुलाता है, तो जरूर तुम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगे, तो फिर तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या पैसे चाहिए। वो मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो कहती है कि मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। जियान कहता है मुझे तुम चाहिए। इससे वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और वो याद दिलाता है कि बचपन में जब वो एक बार डर रहा था तो वान ने आकर उसकी हेल्प की थी और उसे कंसोल किया था। पर वान कहती है कि मैंने बस तुम्हें एक टूल की तरह यूज किया है, अगर तुम्हारे मन में कुछ और थॉट है तो तुम गिव अप कर लो, अभी मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। पर जियान उसके क्लोज चला जाता है तो उसे लग रहा था कि वो उसे किस करेगा, पर वो कहता है कि तुम बहुत देर से यहाँ ऐसे पानी में हो, अगर तुम और थोड़ी देर यहाँ रुकी तो ये मेडिसिन बैकफायर करेगा। नेक्स्ट सीन में वो बात लेकर आ गई थी तो पूछता है क्या तुम्हें अभी भी मेरी हेल्प चाहिए ड्रेस चेंज करने में। पर वान मना कर देती है कि अभी मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। तो बाहर वेट करने के लिए जा रहा था। वान उसे रोकते हुए उसके हाथ में जो चोट लगी थी वो देखने लगती है और पूछती है पहले जो तुमने मुझे मेडिसिन दिया था वो तुम्हारे ब्लड से बना था। जियान कहता है कि तुम इसे डिसलाइक करोगी, थोड़ा स्ट्रेंज है पर हाँ ऐसा ही है। वो कहती है मैं डिसलाइक नहीं करती, बस मुझे इसकी आदत नहीं है कि कोई मेरे साथ इतना नाइस है। और फिर वो उसकी मेडिसिन लगा रही थी तो वो कहता है कि छोटी सी ही चोट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर वान कहती है भले ही तुम कितने भी ग्रेट हो पर हो तो ऑर्डिनरी पर्सन ही ना, चोट लगने पर तुम्हें भी पेन होता होगा। तो वो कहता है तुम्हें भी तो इतनी सारी चोट लगी है। तो वो याद करने लगती है कि कैसे जेल में जब वो पॉइजन का असर उसे होने लगता था तो खुद को वो हट करती थी और कहती है मैं एक हर चोट का उनसे बदला लूंगी। जियान कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम खुद को हट नहीं करोगी और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वान पूछती है क्या सच में। वो कहता है मैंने जो कहा है वो मैं करूंगा। नेक्स्ट डे जब वो गार्डन में पानी दे रहा था तभी उसका असिस्टेंट बाउंड्री कूद कर आता है। वो बाकी के सारे लिंक्सी पाउडर बाय करके लेकर आया था पर वो जियांग को देने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही महंगे हैं। तो वो नाइफ से डराता है कि मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। फिर वो छोड़ देता है और कहता है कि लगता है कि पिछली लाइफ में आपने वान के पूरे क्लैन को मार दिया होगा, इसीलिए तो इस लाइफ में आप उसके लिए इतना कर रहे हो और वो भी आपका ब्लड सक कर रही है, आपके साथ सो रही है। जियान कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। तो वो चुप हो जाता है और कहता है कि कोई आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो कहता है इतनी छोटी सी बात मुझे बताने की जरूरत है क्या, जाकर खुद ही हैंडल कर लो। वो ठीक है कहकर जा रहा था तो वो उसे रोकते हुए पूछता है तुमने कहा कि वान मुझे इन्वेस्टिगेट करा रही है, ये तो अच्छी बात है ना, कहकर खुश हो रहा था। असिस्टेंट कहता है इसमें अच्छा क्या है, वो आपके बारे में पता लगा रही है, इसका मतलब उसे आप पर डाउट है। पर वो मना करते हुए कहता है कि इसका मतलब उसे मुझ में इंटरेस्ट है इसलिए इन्वेस्टिगेट करा रही है। तो असिस्टेंट को मजबूरन हाँ कहना पड़ता है और फिर पूछता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। फिर जियान उसे कुछ बताता है। नेक्स्ट सीन में वान का असिस्टेंट जियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करके लेकर आया
था, पर उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बस उसका नाम, उसके रिलेशनशिप के बारे में, उसके एज और उसके अच्छे क्वालिटीज के बारे में था। तो वो पूछती है क्या सच में ये इसी का रेज्यूमे है, ये कुछ वियर्ड नहीं लग रहा? तो वो भी कहता है एक्चुअली में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैरिज रेज्यूमे प्रपोजल है, पर ऑनलाइन से इसके बारे में यही सब कुछ मिला है मुझे। वान कहती है कि छोड़ो ये सब, अब और चेक करने की जरूरत नहीं है, और सोच रही थी कि इसने मुझे अपने ब्लड से सेव किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पर ट्रस्ट करूंगी। फिर पूछती है कि मैंने तुम्हें शेयर होल्डर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, तो उसका क्या हुआ? वो बताता है कि कुछ शेयर होल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो उसे वहाँ जाने के लिए फ्लाइट बुक करने के लिए कहती है, और सोच रही थी कि 3 दिन के बाद मेरी बॉडी से पूरी तरह से वो लव पॉइजन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वान असिस्टेंट के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी। तो जियान कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर वो मना कर देती है कि तुम घर पर रहकर मेरा वेट करो। जियान कहता है अब तुम्हारे लव पॉइजन पूरी तरह से ब्रेक होने का टाइम हो गया है, तो तुम मुझे छोड़कर किसी रैंडम रोड साइड पर्सन को ढूंढने जा रही हो, तुम्हें मुझ जैसे चीफ और यूजफुल बंदा कहाँ से मिलेगा? वान कहती है ये बात तो सही है, इसलिए तुम घर में रहकर मेरा वेट करो, मुझे जाना होगा कहकर जा रही थी, पर वो उसे रोककर किस करने लगता है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर किस करते हैं, तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि कार रेडी हो गया है। तो जियान कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा, और फिर वान वहाँ से चली जाती है। दोनों जैसे ही घर के बाहर आते हैं वो नोटिस करते हैं कि कोई उन पर नजर रखा है, फिर भी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो उन दोनों का पीछा करने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है लगता है कि आपके स्टेप मॉम और स्टेप डैड आपका पीछा कर रहे हैं, तो वो उसे गाड़ी स्पीड चलाने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करता है, तभी उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, और तभी रास्ते में एक बच्ची आ जाती है, तो उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। और फिर उसकी स्टेप मॉम वहाँ आती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था, तुम ही ये सब कुछ सिर्फ प्लानिंग कर सकती हो? और वो उससे वो सील छीन लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था, तुम मुझे वो घर सेल करने से रोक लोगी? लगता है कि तुम्हारे लव पॉइजन का असर होने ही वाला है, पर तुम चिंता मत करो, पिछली बार की तरह जेल में तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगी। कहकर वो अपने बंदे से कहती है कि इसे ले जाकर एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दो, और साथ में इसके कुछ बंदों को भी छोड़ देना ताकि वो इसे सर्व कर सके, और हाँ इसका फोटो भी क्लिक करवा लेना ताकि सब लोग देखकर इसे अप्रिशिएट जो करेंगे। वान कहती है याद रखना, अगर मैं इस टॉर्चर से जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है तुम मुझे थ्रेटन करना बंद करो, और अपने बंदे से उसे ले जाने के लिए कहती है, तो वो उसे बेहोश करके ले जाता है। और फिर उसका असिस्टेंट जाकर जियान को इस सब के बारे में बताता है, और वो वान को ढूंढने में हेल्प करने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट को जल्दी से बुलाता है, जो कि उसके आसपास ही कहीं पर था। वो उसे वान का लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है, जो फटाक से निकाल कर बता देता है। ये सब तो वान का असिस्टेंट बस देखता ही रह गया था। लोकेशन जानने के बाद जियान उसे ढूंढने के लिए जा रहा था, और जाते जाते वो असिस्टेंट को वहाँ पर एक बैट अपने साथ लेकर आने के लिए कहता है। इससे तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वान को होश आता है तो वो गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, पर वो उन लोगों को वार्न करती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बस तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और वो दोनों गुंडे साथ में उस पर अटैक कर देते हैं। फिर भी वान उन दोनों को अकेले ही हैंडल कर लेती है, क्योंकि जेल में उसने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया था। तभी उसे उस पॉइजन का असर होने लगता है, तो वो वहाँ से भाग रही थी, पर वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी अभी तो तुम बहुत बन रही थी, चलो नील डाउन होकर हमसे बैक करो और फिर एक एक करके हम तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा कहकर वो उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियान आता है और उन लोगों से फाइट करता है, और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इन लोगों के हाथ काट दो। वान उसे वहाँ देखकर खुश हो रही थी, तो वो कहता है मैंने कहा था ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। वो कहती है हमें जाकर उन लोगों को रोकना होगा। जियान कहता है मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें इस आइलैंड में भेजने के बाद बायर से मिलने गए होंगे, और अब तक तो शायद एग्रीमेंट भी साइन हो चुका होगा। और वही सच में वो दोनों बायर से ही मिलने गए थे, और बात करने के बाद एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था और स्टाम्प भी उस पर लग गया था। इसे तो स्टेप मॉम खुश हो रही थी कि फाइनली एग्रीमेंट साइन हो चुका है, अब ये ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जियान वान से कह रहा था कि अभी तुम्हें डिटॉक्सिफाई करना इम्पोर्टेंट है, हम वो बाद में देख लेंगे। वो भी मान जाती है और उसे किस करने लगती है, तो कहता है कि ये जगह सही नहीं है, और उसे वहाँ से लेकर जाता है। और वो गुंडे बस चिल्लाते रह जाते हैं कि हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। और फिर जियान उसे अपने अरेंज किए हुए जगह पर लेकर जाता है, और दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। स्टेप मॉम के अरेंज किए हुए रिपोर्टर उनका फोटो खींच रहा था, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? वो उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मैंने कोई फोटो नहीं खींचा कहकर जा रहा था, और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो उसे उन गुंडों के पास लेकर जाता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। असिस्टेंट उसे कोई मेडिसिन खिला देता है और फिर उन लोगों की ऐसे फोटो खींचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वान उठती है तो वो सबसे पहले टाइम पूछती है, और वो जल्दी से असिस्टेंट को फोन करने वाली थी, पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था। जियान उसे अपना फोन यूज करने के लिए देता है, तो कहती है कि मेरे फोन में सिग्नल नहीं है तो तुम्हारे में कैसे होगा? फिर वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके फोन में सिग्नल है, तो वो जल्दी से असिस्टेंट को फोन करके बताती है कि मैं ठीक हूँ और जल्दी ही आ रही हूँ। तो वो भी ये जानकर रिलैक्स हो जाता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, और फिर वहाँ की सारी बातें बताता है कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है और बहुत जल्दी से ऑफिशियल अनाउंस भी करने वाले हैं। अब कंपनी में सारे लोग उसके डैड और स्टेप मॉम के होंगे, तो शेयर होल्डर
होल्डर को उनके खिलाफ करना बहुत ही मुश्किल होगा। वान कहती है कि मैं तुमसे साउथ सिटी में मिलती हूँ, कहकर फोन कट कर देती है। जियान पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है उनसे डील करने का? तो कहती है हाँ कुछ सोचा तो है, पर वो काम करेगा कि नहीं पता। जियान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो फिर से पूछती है कि तुम हो कौन, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो। वो कहता है कि इस सब का अभी टाइम नहीं है, बाद में सब कुछ बता दूंगा। वान कहती है कि बाद में मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से इंट्रोगेशन करूंगी। नेक्स्ट सीन में उसके डैड अभी भी परेशान थे, तो स्टेप मॉम कहती है कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो गया है, अब तुम क्यों परेशान हो? वो कहता है क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा। तो कहती है तुम चिंता मत करो, इस बार हम सब कुछ अच्छे से हैंडल करेंगे, इस बार वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगी। डैड कहते हैं तुमने जो गुंडे भेजे थे ना ही उनका रिस्पॉन्स आया है और ना ही वो लोग वापस आए हैं। वो कहती है रात भर फन किया होगा इसीलिए टायर्ड हो गए होंगे, और वैसे भी अगर वो बचकर वहाँ से वापस आ भी गई तो बस उसके पास 10% ही शेयर है, इतने में वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो चिंता मत करो। दूसरी साइड वान और वो लोग एक शेयर होल्डर मिस्टर लिन से मिलने गए थे, पर मेड उन्हें अंदर ही नहीं जाने दे रही थी और कहती है कि वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं मान रही थी, तो वान उनके लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी वो मेड को दे देने के लिए कहती है, पर असिस्टेंट मना कर रहा था कि हम ऐसे कैसे बिना मिले गिफ्ट दे देंगे, ये बहुत महंगा है। फिर भी वो वान के कहने पर वो गिफ्ट मेड को दे देता है। तभी जियान उस गिफ्ट के बैग पर अपना हैंकी बांध देता है, ये कहते हुए कि ये अच्छा लगेगा। मेड कहती है इस सब का क्या फायदा, मास्टर आप लोगों से नहीं मिलेंगे, और फिर वो गिफ्ट लेकर चली जाती है। वान तो सैड होकर जा रही थी, पर जियान काउंट कर रहा था, और जैसे वो काउंट खत्म करता है मेड आकर बताती है कि मास्टर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में डैड और स्टेप मॉम ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहे थे कि वो इस कंपनी को सेल कर रहे हैं। इस पर किसी शेयर होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो कहता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। तभी वहाँ पर वान आ जाती है और कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। उसे देखकर तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई। डैड स्टेप मॉम से कहते हैं तुमने तो कहा था कि ये बचकर नहीं आ पाएगी, तो फिर ये कैसे आ गई? तो कहती है मैंने जिन लोगों को भेजा था उनकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आया है, पता नहीं ये कैसे आ गई। वान कहती है आप लोग फिर से डिसअपॉइंट हो गए ना कि मैं फिर से बच गई। गॉड भी नहीं देख पाए कि आप पूरी फैमिली को खत्म कर दो, इसलिए मैं सर्वाइव करके वापस आ गई ताकि आप लोगों को पनिश कर सकूं। मुझे ऑब्जेक्शन है ये कंपनी सेल करने से, तो तुम लोग ये नहीं कर सकते। डैड कहते हैं पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है, और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 10% ही शेयर है, इससे तुम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। तो कहती है ऐसा है तो ये बॉक्स खोल के देख लो कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ ऑब्जेक्शन करने के लिए। वो जैसे ही ओपन करके देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने मिस्टर लिन के 30% शेयर को एक्वायर कर लिया था। अब टोटल उसके पास 40% शेयर है। डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रही थी कि पहले से ही तुमने ये सब नहीं ले लिया था। वो बताती है कि मैंने इस पर बहुत सारे पैसे खर्च किया था, पर लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दे दिया। वान उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने ही वाली थी कि तभी स्टेप मॉम फोन में कुछ देखती है और कहती है भले ही तुम्हारे पास अभी 40% शेयर्स हैं, पर तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बहुत ही मैसी है, इसलिए तुम कंपनी की कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। और सब लोगों को भड़काने लगती है कि इस पर तो मर्डर की चार्जेस लग चुका है, जेल में भी रहकर आ चुकी है, ऐसे में तो कंपनी की इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा, और वैसे भी इसके एक और गलत आदत है कि ये मैन के बिना रह ही नहीं सकती। जिस दिन ये जेल से छूट कर आई थी उस दिन भी ये एक रैंडम मैन के साथ सो गई थी। इतना स्कैंडल ही काफी है कंपनी की इमेज को डैमेज करने के लिए। क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसा कोई इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने? असिस्टेंट कहने की कोशिश करता है कि तुम ही ने इसे फ्रेम करके जेल भेजा था, पर उसकी कोई नहीं सुनता, और सब लोग स्टेप मॉम की सपोर्ट करते हैं कि हमें इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से। वान कहती है क्या कोई एविडेंस है तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम कह रही हो? तो वो कहती है हाँ मेरे पास है तुम्हारा वीडियो जिसमें तुम 5 मैन के साथ हो। वैसे तो हम फैमिली हैं, इसलिए तुम नील डाउन होकर हमसे बैक करो। तो मैं सबके सामने ये वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स है ना, अगर ये वीडियो रिलीज हो गई तो तुम फ्यूचर में लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। पर वान मना कर देती है कि मैं बैक नहीं करूंगी। तो स्टेप मॉम कहती है अब मुझे ब्लेम मत करना हार्श होने के लिए, कहकर वो सबके सामने वो वीडियो चला देती है। सब देखकर कहने लगते हैं ये कितना एम्बैरेसिंग की बात है, मिसेस ये ने इस जैसे डॉटर को बद दिया था, ये कितनी सेम की बात है। तो डैड कहते हैं इसे बंद करो, हमें इसका फेस नहीं देखना। तो वो बंद करने वाली थी, पर जियोन उसे रोक लेता है और उससे रिमोट ले लेता है। वो पूछती है कि कौन हो तुम? जियोन बताता है कि वान की एक विजिटर हूँ। वैसे ये वीडियो इतनी बोरिंग नहीं है, क्लाइमैक्स तक देख लेते हैं। तो वो आन से पूछती है कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? वो उसे बिठा कर कहते हैं कि अच्छे से देखो, अभी तो फन स्टार्ट हुआ है। और अपने डैड से भी कहती है कि आप भी बैठ जाइए, वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फिर थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाता है कि उस वीडियो में वान नहीं बल्कि उसकी स्टेप मॉम है। ये देखकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, और बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, उसके डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। अगर तुमने मुझे अच्छे से सर्व किया तो फ्यूचर में भी तुम मेरे साथ रहोगे। तभी जियोन कहती है ये तो वान नहीं बल्कि मिसेस यांग है। तो स्टेप मॉम उसे बंद करते हुए कहती है कि ये सब कुछ फेक है, और वान पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए फेक वीडियो बनाया है। वान कहती है अगर ये फेक है तो तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? फिर डैड से कहने लगती है कि तुम इन लोगों की बातों पर बिलीव मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वान कहती है तो ठीक है, एक प्रोफेशनल को हायर करके
आइडेंटिफाई करवा लेते हैं कि ये वीडियो रियल है या फेक है। तभी डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जियांग फैमिली की बेइज्जती हो रही है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक पेनी भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम इन लोगों के ट्रैप में मत फंसो। और वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और फिर वान कहती है कि ये सब कुछ ओवर हुआ, अब मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़कर फेंक देती है। जब स्टेप मॉम घर जाती है तो डैड उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं ना तो अब से तुम जियांग फैमिली में कदम रखोगी और ना ही कंपनी में। तो वो उसे माफी मांग रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए कितने गलत गलत काम किए हैं मैंने, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तुम्हारी वजह से वान की मॉम को इतना गुस्सा आया कि उसकी डेथ हो गई और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे बाहर निकाल दो और आज के बाद यंग फैमिली में इसकी एंट्री अलाउड नहीं है। और फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो बेहोश हो जाता है। बॉडीगार्ड्स उसे घर से निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर मीडिया वाले आकर उसे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या ये बात सच है कि आप अपने ही बॉडीगार्ड्स के साथ अफेयर रखा है, क्या आपको इस वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया। वो बहुत ही परेशान हो रही थी और किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाती है। वही वान अपनी मॉम की फोटो देखकर कह रही थी कि मॉम फाइनली मैंने अपने मेरे लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे उसे सेव कर लिया, अब मैं ये ग्रुप की नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाली हूँ। तभी जीवन आकर बताता है कि मैंने मेडिसिन रेडी कर दिया है, जाकर बात ले लो। तो वो उसके साथ जाती है और उसके सामने ही अनड्रेस होने लगती है। तो जीवन कहता है तुम मुझे बिल्कुल भी मैन की तरह ट्रीट नहीं करती ना। तो कहती है तुम देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ। पर वो कहता है मुझे डर है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वान कहती है तुम्हें करना पड़ेगा, कहकर वो बात लेने चली जाती है। जीवन कहता है मैं तुम्हारे लिए जाकर डिनर बनाता हूँ, कहकर जा रहा था। पर वो रोकते हुए कहती है क्या अभी भी तुम मेरे सामने बेबी सिटिंग का एक्टिंग करते रहोगे। वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे 10,000 युआन पर मंथ देकर हायर किया है। वान कहती है मुझे किसी नैनी पर बिलीफ नहीं है, वैसे किस नैनी के पास एक हेलीकॉप्टर होता है जो जब चाहे एक सुनसान आइलैंड पर चला जाए। और तुम्हें कैसे पता चला कि स्टेप मॉम का अफेयर उसी के बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है। जीवन बताता है कि उसे स्टेप मॉम का सेलफोन मिला था और उसमें वो वीडियो था, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। वो उसे और भी पूछताछ करती है कि उस दिन यहाँ मूव होने के फर्स्ट डे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए गुंडे भेजे थे, तुमने उन्हें भी हैंडल कर लिया। जीवन कहता है ऐसा कुछ हुआ था क्या, मुझे तो याद नहीं है। कहती है अच्छे से याद कर लो और बताओ कि तुम कौन हो। वो कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो, तो क्यों ना हम मेरे घर पर चले, मैं तुम्हें अपने ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, इस तरह से तुम मेरे बारे में और भी बेटर तरीके से जान पाओगी। उसने अभी तक कुछ नहीं बोला था, फिर भी वो कहता है कि ये फाइनल रहा कि आज ही हम जाएंगे, जाकर मैं जल्दी से बाकी का काम कर लेता हूँ। वो सोचती है कि अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला था। अभी उसे पता चलता है कि उसके डैड बहुत गुस्सा करने की वजह से बेहोश हो गए हैं और उसके स्टेप मॉम को ऑफिशियली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया गया है। अब न्यू चेयरमैन के लिए इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होने वाला है। तो कहती है मैं जल्दी से वहाँ पहुँचती हूँ। वो जैसे ही बाहर आता है तो जीवन कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई, तुम्हारा ड्रग इफेक्ट टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ी देर और सोख होना था। वो कहती है मुझे कंपनी में कुछ काम है तो जाना पड़ेगा, तुम घर पर मेरा वेट करना, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। ऐसा कहकर वो कंपनी चली जाती है। वही मीटिंग में कुछ लोग उसके चेयरमैन बनने से ऑब्जेक्शन कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बहुत ही मैसी है, तुम 3 साल जेल में भी रहकर आई हो, ये सब हमारी कंपनी को कभी भी बर्बाद कर सकता है। वैसे भी तुम इतनी यंग हो, तुम्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं होगा, तुम्हें कनेक्शन और रिसोर्सेस की जरूरत है, तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तभी वहाँ पर जीवन आता है और कहता है कि मैं तो क्वालिफाई हूँ ना। वान पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रैंडमा को बोल दिया है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर आ रहा हूँ, तो उन्होंने तुम्हें पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया है, कंपनी के रूफटॉप पर पार्क्ड है। तभी असिस्टेंट कहता है अच्छा हुआ कि तुम आ गए, पर अभी मैडम को फाइनेंशियल टाइकून चाहिए, कोई बेबी सिटर नहीं। तभी एक शेयर होल्डर कहता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम तो वान के फॉलोअर्स हो ना जो लास्ट टाइम भी उसके साथ आए थे। तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये बस एक फॉलोअर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने के लिए आ रहे थे पर असिस्टेंट उसे हैंडल कर लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। उन लोगों को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट उन लोगों का आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि मैंने सुना है कि ये लोग अपने एनिमी के साथ क्रूएल और वायलेंस से डील करते हैं। तो वो उससे कहती है इसलिए तुमने अपने प्रोफाइल में बीइंग हम्बल लिखा था और लॉन्ग लाइफ वर्दी के बारे में लिखा था। जीवन कहता है अगर तुम इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं एक क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखवा दूंगा। तभी एक शेयर होल्डर कहता है तो ये है यान फैमिली का यंग मास्टर। और वहाँ से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे किसी को भी ढूंढ कर यंग मास्टर का होने का प्रिटेंड करवाओगी तो हम तुम्हें चेयरमैन बनने देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हमें फूल समझ कर रखी हो क्या। और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इस जैसा एक छोटा फॉलोअर उस यंग मास्टर का कंपेयर कैसे कर सकता है। जीवन कहता है तुम्हारा नाम लिव से स्टार्ट होता है ना। तो कहता है हाँ क्या हुआ, क्या तुम मुझे हिट करोगे। वो मना करते हुए कहता है कि हिट नहीं करूंगा पर तुम्हें बैंकरप्ट जरूर करूंगा। पर वो तो बिलीव ही नहीं कर रहा था और मजाक में ले रहा था। तभी असिस्टेंट के एक मैसेज से ही उसकी 10 कंपनी बैंकरप्ट हो
जाती है और जैसे ही ये बात उसे पता चलता है वो तो अपने घुटनों में आ गया था और उससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और कहता है कि मैं वान के साथ हूँ, वही न्यू चेयरमैन बनेगी, उससे सुइटेबल पर्सन और कोई नहीं है और बाकी लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए कह रहा था। तो बाकी लोगों को भी उसकी ऐसी हालत देखकर लगता है कि शायद यही वो यंग मास्टर है और वो लोग भी वान का सपोर्ट करते हैं, तो वो फाइनली चेयरमैन बन जाती है। जून कांग्रेस करता है तो वो भी उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। तो शेयर होल्डर बहुत ही माफी मांग रहा था तो जून भी उसे माफ कर देता है और फिर वो अपने ऑफिस में जाती है तो असिस्टेंट कहता है अब फाइनली तुम जून की हेल्प से चेयरमैन बन गई हो और बता रहा था कि लगता नहीं कि तुम्हारे डैड और वापस से उसमें आएंगे। तो वो कहती है ये उनके साथ होना ही था, उसने मेरे और मॉम के साथ भी गलत किया था, ये वो डिजर्व करता है। और फिर वो उसकी और उसकी मॉम की कुछ पास्ट की मेमोरी याद करती है। तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, बस पास्ट की कुछ बातें याद कर रही थी और फिर उसे प्रॉपरली थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं चेयरमैन बन पाई, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए रिवॉर्ड के तौर पर। जीवन कहता है तो तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंडमा से मिलने चलो, वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे मैरिज करने के लिए भी फोर्स करना बंद कर देंगी। और वो मना करते हुए कहती है कि अभी मैं तुम्हारे एल्डर से नहीं मिल सकती। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कभी तुमने मेरी फैमिली से मिलने के बारे में नहीं सोचा ना, और पूछता है कि क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझे लाइक नहीं किया था। तो कहती है मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। जीवन कहता है तुमने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि तुम मुझे बस टूल की तरह यूज कर रही हो अपना पॉइजन रिमूव करने के लिए, ये सब तो मेरा ही विश था जो तुम्हें हंट कर रहा है, तुम अपने काम में बिजी रहो कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वान रात को सो नहीं पा रही थी और वो जीवन के बारे में ही सोचे जा रही थी और फिर वो रात के 3 बजे असिस्टेंट को फोन करती है। वो बेचारा तो सो रहा था और कहता है कि कौन है जो सुबह सुबह 3 बजे फोन कर रहा है। तो कहती है कि मैं हूँ और फिर पूछती है कि किसी को कैसे लाइक करते हैं। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये पूछने के लिए आपने कॉल किया था और फिर वो लव के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और कहता है कि ये बहुत ही इजी होता है, आप रात को सो नहीं पा रही हैं इसका मतलब आप लव के चक्कर में पड़ चुकी हैं। फिर वान पूछती है कि किसी को परस्यू कैसे करते हैं। तो कहता है अगर वो मिस्टर जीवन है तो आपको परस्यू करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही आपको लाइक करता है। तो वान बताती है कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, अब मुझे उसे बनाने के लिए हार्डवर्क करना होगा। असिस्टेंट कहता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट उसे कुकिंग करना सिखा रहा था पर उसे तो बिल्कुल भी कुकिंग करना नहीं आता था और हर जगह धुआं धुआं कर देती है जिस वजह से फायर अलार्म बजकर पानी गिरने लगता है। फिर भी वो नहीं रुकती और अम्ब्रेला लेकर कुकिंग करती है पर इस सब में बेचारा असिस्टेंट फंस रहा था और फिर जैसे तैसे करके वो कुछ बना ही लेती है। तभी असिस्टेंट कहता है ये अभी तक उठा नहीं है क्या। वान कहती है मैं चेक करके आती हूँ और जैसे ही रूम में जाती है ना ही तो वहाँ जून था और ना ही उसके कपड़े थे। इतने में ही असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर जून के असिस्टेंट ने फोन करके बताया उसके ग्रैंडमा ने उसे अर्जेंटली घर बुलाया है ब्लाइंड डेट के लिए। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाती है कि ब्लाइंड डेट के लिए और फिर कहती है मुझे कंपनी जाना चाहिए और जो भी ब्रेकफास्ट बना है उसे ट्रेस में फेंक देना कहकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा असिस्टेंट पागल हो रहा था कि ऐसा प्रिटेंड करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर जीवन तो अपने कोई मिशन पर गया था और उसका एनिमी कोई और नहीं बल्कि उसका सेकंड अंकल है और कह रहा था कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुमने मेरे टेंडर छीने हैं। जीवन इस बार उसे पकड़ने ही वाला था पर वो किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। तो वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि यहाँ जितने भी पॉइजन है उन सबको जला दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर असिस्टेंट बताता है कि सबको जला दिया है, अब मिस वान की तरह कोई और पॉइजन से इफेक्ट नहीं होगा। जीवन मनी मन सोच रहा था कि इतने दिन हो गए हैं उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया, वो कितने रूटलेस है। तभी उसे याद आता है कि वान को वो पॉइजन का फिर से अटैक करने का टाइम आ गया है। वही वान भी उसी के बारे में सोच रही थी कि क्या अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। तभी उसे उस पॉइजन का अटैक आने लगता है तो वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रही थी पर जैसे ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था तो वो जीवन को फोन करती है और कहती है कि तुमने कहा था जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगा तुम मेरे सामने अपेयर हो जाओगे, तो बात क्या अब भी काउंट होगा, अगर होगा तो क्या तुम मेरे सामने अभी अपेयर हो सकते हो। पर वो तो पहले से ही उसके रूम में आ गया था और कहता है क्या अगर मैं नहीं आता तो तुम किसी और मैन को ढूंढ लेती। वान उसे देखते ही उसके पास चली जाती है पर वो तो उससे नाराज था। वान कहती है कि मैंने सुना था कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, क्या तुम्हें तुम्हारी आइडल फैन से मिल गई है, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जीवन कहता है तुम सच में डिसीव हो, तो वो उसे किस करने लगती है पर वो बीच में कहता है कि ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारा एंटीडोट बन रहा हूँ। तभी वान कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पहले तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या नहीं, अब मैं तुम्हें आंसर दे रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, क्या अब तुम मेरा एंटीडोट बनोगे। और फिर यहाँ से दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वान उठती है तो सबसे पहले उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि वो ब्लैंक डेट पर गया था कि नहीं। तो कहता है तुम असिस्टेंट की नॉनसेंस बातें मत सुनो, ग्रैंडमा बस चाहती थी कि मैं ऐसा किसी को ढूंढ लूं जिसे मैं सच में लाइक करूं और अब तुम मुझे मिल गई हो। वो कहती है तो फिर तुमने मुझे बिना कुछ बोले यहाँ से चले क्यों गए थे और अब वापस क्यों आए हो। तो जीवन बताता है कि मैं एक मिशन पर गया था, वो खत्म होते ही तुम्हारे पास वापस आ गया। तो कहती है तुम्हें पता है उस दिन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और फिर
सारा फूड ट्रेश कैन में फेंक दिया। वो उसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला गया था। और फिर उसे चेक करके कहता है कि तुम्हारी बॉडी रिकवर कर रही है, अगर तुम 20 डेज और उस हर्बल पानी में सोख लोगे तो तुम्हें दोबारा उस पॉइजन का इफेक्ट नहीं होगा। वो स्टेप मॉम को देखते हैं जो अपनी इलिजिमेट चाइल्ड के साथ थी। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसका बेटा कह रहा था कि मेरे लिए फूड बाय कर दो, अगर मैं कुछ दिन नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। वो भी कह रही थी कि मेरी भी हालत ऐसी ही है, ये सब कुछ उस वान की वजह से हुआ है। ऐसा कहकर उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल आता है। स्टेप मॉम ने जो वान को पॉइजन दिया था उसने उसी से ही लिया था। वो उसे गॉडफादर कह रही थी और बताती है कि मुझे पता नहीं था वो वान इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उसे वो पॉइजन देने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। तभी सेकंड अंकल बताता है कि उसके सपोर्ट में यान फैमिली का यंग मास्टर जीवन है, उसके होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहती है मुझे नहीं पता कि उसके सपोर्ट में इतना बड़ा बिग शॉट कहाँ से आ गया। सेकंड अंकल कहता है तुम मेरी एक काम में हेल्प करो तो मैं तुम लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलवा दूंगा। और उसे एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि तुम किसी तरह इसे वान को खिला दो और फिर उसे बचाने के लिए जीवन को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक बच पाएगा, मैं भी देखता हूँ कि वो किसे चूज करता है। स्टेप मॉम भी मान जाती है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए ये काम कर दूंगी। और फिर जब वो आन मीटिंग कर रही थी तो स्टेप मॉम क्लीनर बनकर उसके ऑफिस में घुस जाती है और उसके पानी में वो मेडिसिन मिला देती है। वो जैसे ही अपना मीटिंग खत्म करके ऑफिस में आती है और वो पानी पीने वाली थी, अभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके ऑफिस में कोई आया था और उसकी चीजों को मूव किया है। असिस्टेंट बताता है कि क्लीनर आई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो उसे लगता है कि शायद वो ओवर थिंकिंग कर रही है। पर तभी उन्हें कोई साउंड सुनाई देती है। वो लोग जैसे ही टेबल के नीचे देखते हैं वहाँ पर एक बॉम्ब था। ये देखते ही वो लोग वहाँ से भागने की करते हैं। वही जीवन वान के लिए खाना वगैरह बनाकर उसे फोन कर रहा था कि कब वो वापस आएगी। पर तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि उसकी कंपनी में बम ब्लास्ट हुआ है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी वहाँ के लिए निकलता है। वो वहाँ पहुँचते ही वान को ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो अंदर जाने की कर रहा था पर कुछ लोग उसे रोक देते हैं। तभी वहाँ पर वान सही सलामत बाहर आ जाती है। तो वो उसे देखकर रिलैक्स हो जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी असिस्टेंट कहता है कि वो फायर बम इतना भी पावरफुल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश की है। तो वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है कि बॉम्ब किसने लगाया है उसके बारे में पता लगाओ। तभी वान की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो वो लोग जल्दी से उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। ये सब स्टेप मॉम देखकर खुश हो रही थी और कहती है मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा अलर्ट होगी, तुम्हें लगा कि पानी में कुछ मिला है पर मैंने उस फायर बम में हाइड करके रखा था वो मेडिसिन। जब वो फटा होगा तुमने उसे इनहेल किया होगा और तुम्हारे लंग्स में चला गया होगा। तभी सेकंड अंकल वहाँ जाता है और कहता है कि तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तो कहती है मैं थोड़ा सा वरीड हो रही हूँ कि इतना बड़ा यंग मास्टर एक लड़की के लिए थोड़ी ना खुद को सेक्रीफाइस करेगा। वो कहता है अभी वो प्यार में है, तुम बस देखती जाओ कि क्या होता है। स्टेप मॉम खुश हो जाती है और कहती है और फिर आप वान को पकड़ने में मेरी हेल्प करना। तो कहता है कि वो जीवन के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, उसके बाद तुम उसके साथ जितना चाहे उतना टॉर्चर कर सकती हो। वही वान की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी तो जीवन अपने ब्लड से मेडिसिन बनाकर उसे पिलाता है पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो और ज्यादा ब्लड निकाल रहा था पर दोनों असिस्टेंट मना कर रहे थे कि पहले से ही तुम्हारी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल चुका है, ऐसा करना सही नहीं होगा। जीवन कहता है तो फिर क्या मैं बैठकर बस अपने प्यार को मरता हुआ देखता रहूं, कुछ ना करूं? तो उसका असिस्टेंट कहता है अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ओल्ड लेडी को क्या जवाब दूंगा। तो वो कहता है कि मैं किसी भी तरह उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा पर मेरा ये ऑर्डर है कि तुम हमारे सारे लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सब सेकंड अंकल दूर से देख रहा था और फिर उसके गुंडे आकर बताते हैं कि यंग मास्टर ने अपने सारे लोगों को यहाँ से भेज दिया है, अभी वो अकेला होगा। तो कहता है उसे तो सच में उस लड़की से प्यार हो गया है, अभी वो कमजोर और अकेला होगा, चलो उससे मिलने चलते हैं। वही जीवन ने अपनी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकाल लिया था और वान को पिला रहा था। तभी वान को होश आ जाता है। वो उसके हाथ को देखती है और उसे डांटने लगती है कि तुम स्टूपिड हो क्या, तुम खुद को मेरी वजह से इतना हर्ट क्यों कर रहे हो। तब तक वो बहुत वीक हो गया था और बेहोश हो जाता है। वो दोनों जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तभी वहाँ पर अंकल अपने गुंडों के साथ आ जाता है और उसे देखकर कहता है तुम ही वो लड़की हो जिसके लिए इसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, चलो लाओ जीवन को हमें दे दो। पर वो मना कर देती है कि इम्पॉसिबल। तो कहता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या। वन कहती है जब जीवन मुझे प्रोटेक्ट करते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है तो मैं क्यों डरूं। वो कहता है चाहे कुछ भी हो इसने लड़की तो अच्छी चुनी है और तुम सब लोग यहाँ आज मरोगे। लास्ट में ओल्ड मैन को मेरे साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था और मुझे घर से बाहर नहीं निकलवाना चाहिए था, वो तो जल्दी ही मर गया, उसका डेप्थ तुम्हें पे करना होगा। और तभी वहाँ पर असिस्टेंट अपने लोगों के साथ आ जाता है और उन लोगों को मार गिराता है। जीवन भी गन तान कर खड़ा हो जाता है। तो सेकंड अंकल कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है क्या, तुम इतने टाइम से इसे अपना ब्लड नहीं पिला रहे थे, तुम्हारे ब्लड के बिना इस लड़की का बचना इम्पॉसिबल है। अभी वो लोग बताते हैं कि उन्हें पहले ही डाउट हो गया था कि कोई एक छोटा सा बम क्यों प्लान करेगा और उन्हें एक अजीब सा स्मेल हो रहा था जैसे कि वो हवा पॉइजनस है और वो समझ गए थे कि स्टेप मॉम फिर से उसे पॉइजन देने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने नाटक किया था तबीयत खराब होने का। और बताती है कि मेरा लव पॉइजन तो कब का ठीक हो गया है जिस वजह से इस पॉइजन का असर मुझ पर नहीं हुआ। जीवन
कहता है अगर मैं प्रिटेंड नहीं करता तो तुम बाहर कैसे आते। ये सुनते ही वो उन पर अटैक करने वाला था, पर असिस्टेंट एक झटके में ही उसे बेहोश कर देता है और फिर जीवन के कहने पर उन सबको पनिश करने के लिए वहाँ से लेकर जाता है। स्टेप मॉम ये सब देख रही थी और वहाँ से भागने ही कर रही थी, पर वान उसे पकड़ लेती है तो वो उसे माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो तो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही थी कि ये मेरी मॉम के लिए, ये मुझे जेल भेजने के लिए और ये मुझे पॉइजन देने के लिए। कहती है तुम जितना चाहे मुझे हिट कर लो पर मुझे जाने दो, पर वो उसकी कहाँ सुनने वाली थी और वो उसे पुलिस में दे देती है। और फिर सब कुछ ठीक हो गया था तो जीवन हमेशा की तरह कंपनी में उसके लिए खाना लेकर गया था। वान केक खाते हुए कहती है कि तुम ये सब नहीं कर सकते ना कि मैं एक बाइट लूं और उसमें से रिंग निकले। तो उसे वापस केक ले लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम इसे मत खाओ वरना फेड हो जाओगी। और असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा था कि ये सब कुछ उसी का फॉल्ट है, उसी ने कहा था कि कोई सरप्राइज देना चाहिए। वान कहती है अब केक भी नहीं दिया तो क्या रिंग भी नहीं दोगे। और फिर वो रिंग निकाल कर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो भी हाँ कह देती है और दोनों साथ में हैप्पीली रहने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।